सख्त कड़े पहरे में एक दराज कद शख्स को इस पहाड़ी पर पहुंचाया गया जहां पहले से फांसी गार्ड तैयार किया गया था। फांसी की सजा पाने वाले इस आदमी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो आखिरी वक्त में अपनी धरती के दरख्त, फूल, पौधे और मनाजर देखना चाहता हूँ। अंग्रेज फौज ने इस शख्स की आखिरी ख्वाहिश पूरी की और फांसी देने के लिए एक ऊंची चोटी का इंतखाब किया, जहाँ से ये शख्स इन मनाजर को अपनी आंखों से समो कर तख्तादार पर चढ़ गया। इस शख्स का नाम चाकर नोतक कलमती था। चाकर कलमती का ताल्लुक सूबा बलोचिस्तान के मौजूदा इलाके हब से था और इनका खानदान दरगाह जे शाह नूरानी का मुजावर था। गुल हसन कलमती अपनी किताब कराची के लाफानी किरदार की पहली जिल्द में लिखते हैं कि चाकर कलमती का ताल्लुक कलमतियों की रजीरा शाख से था। ये कम्युनिटी कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, जामशुरू, लसबेला और हब में बड़ी तादाद में बसते हैं। कराची कदामत, वाकयात, रवायात में मुसन्निफ गुलाम रसूल कलमती लिखते हैं कि अंग्रेज अफसरान अक्सर बेशतर सैरो तफरी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में निकल जाते थे और मंगू पीर के कुदरती चश्मे इनके पसंदीदा तरीन मकामात में से एक थे। जिस दिन इन चश्मों की सैर पर अंग्रेज अफसरान जाते, उस दिन मकामी अफराद को यहाँ आने पर पाबंदी होती थी। इन इलाकों के लोग ज्यादातर गला बांध थे और मंगू पीर के चश्मों से उनकी बकरियां रोजाना की बुनियाद पर पानी पीती थीं। अंग्रेजों की जानब से लगाई जाने वाली पाबंदी से लोग मुतासर होते थे और इन्हीं पाबंदियों ने लोगों में नफरत के जज्बात को भड़का दिया था। फरवरी 1939 को जब अंग्रेजों ने कराची शहर पर कब्जा किया तो तालपुर हुक्मरान इस पोजीशन में नहीं थे कि इनसे मुकाबला कर सकें, क्योंकि इन्हें चारों तरफ से घेरा जा चुका था। लिहाजा उन्होंने मुआहिदा करके कराची शहर को अंग्रेजों के हवाले किया। कराची शहर के अतराफ में खास तौर पर मलीर, कोहिस्तान और हब तक के इलाके कबाली चरागाहों पर मुश्तमिल थे और कबाइल सदियों से आजाद हसीयत से यहाँ बस रहे थे। अंग्रेजों के आने से इनमें एहसास पैदा हुआ कि इनकी आजादी सलब हो चुकी है और वो अपनी सरजमीन को गैरों के हाथों जाते देखकर इंतहाई गमो गुस्से में थे। लेकिन इनके पास जदीद असला और फौजी ताकत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने छापा मार कार्रवाइयों का रास्ता अख्तियार किया, जिसने कई माह तक अंग्रेज सरकार के लिए मुश्किलात पैदा किए रखी। अंग्रेजों के मावने खास सेठ नाउ मिल अपनी याददाश्तों में जाकर कलमती को लटेरा करार देते हैं। वो लिखते हैं कि एक रोज शाम को 5 बजे कैप्टन हिंद घोड़े पर सवार होकर सवारी के लिए मंगू पीर की पहाड़ियों की तरफ निकल गए, जहां कुछ लुटेरों ने इन्हें कत्ल कर दिया। शाम के 7 बज गए लेकिन कैप्टन छावनी वापस नहीं लौटे। फौज के सिपा सलार कर्नल सिपलर ने इनकी तलाश के लिए सिपाही पहाड़ियों की तरफ रवाना किए। गुल हसन कलमती कराची के आफाकी किरदार में लिखते हैं कि रास्ते में सिपाहियों को कैप्टन हिंद के मकामी सिपाही मिले जो परेशान थे। उन्होंने बताया कि कैप्टन ने इन्हें इस जगह खड़े होकर इंतजार करने को कहा और खुद अपनी अहलिया के हमरा आगे निकल गए। जब बहुत देर तक कैप्टन की वापसी ना हुई तो वो कैंप की जानब वापस आ गए। गुल हसन के मुताबिक कैप्टन हिंद का मुकम्मल नाम अलेक्जेंडर हिंद और इनकी अहलिया का नाम मैटिल्डा वास्टन था। सब ने मिलकर कैप्टन हिंद की तलाश शुरू की। लालटेन की रोशनी में 9:30 बजे ये सिपाही वापस छावनी में पहुंचे। कैप्टन हिंद की लाश एक घोड़े पर देखकर कर्नल सिपलर और नाउ मिल परेशान हो गए। सिपाहियों ने बताया कि कैप्टन की लाश एक गड्ढे में मौजूद थी और इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है। इनके घोड़े और अहलिया का कोई सुराग नहीं मिल सका। गुल हसन कलमती लिखते हैं कि उसी रात 10 बजे छावनी में एक अहम मीटिंग बुलाई गई। तमाम अंग्रेज इंतजामिया में परेशानी और खौफ की लहर दौड़ चुकी थी। तमाम सिपाहियों, खवातीन और अफसरान के बगैर इजाजत बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई और शहर के तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई थी। सेठ नाउ मिल अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि रात के 10 बजे कर्नल सिपलर ने इन्हें बुलवाया और वो चंद सिपाहियों के हमरा इनके पास पहुंचे। कर्नल सिपलर ने कैप्टन के बारे में एक खबर से आगाह किया कि मैंने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि खोजी लेकर जाओ और पैरों के निशानात से कातल का पता लगाओ। मैंने इन्हें कहा है कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे उस वक्त तक मैं छावनी से बाहर नहीं निकलूंगा। वो 3-4 घंटों के बाद लौट आए और बताया कि बुजदली का ये काम शाह बिलावल के खलीफा चाकर ने चट्ठा और बदेजा कौम के 50 लोगों की मदद से किया है। मैंने
ने शहर जाकर चट्ठा और बदेजा कौम के लोगों का पता चलाया और बिलाखिर 8 अफराद को ढूंढ कर सख्त पहरे में अंग्रेजों की छावनी की तरफ रवाना किया। उन्होंने कर्नल सिपलर के सामने इकरार किया कि वो शाह बिलावल के खलीफा चाकर के मरीद हैं और ये कत्ल चाकर ने कराया है और वो इस वक्त इनके साथ थे। उन्होंने ये काम कैप्टन हिंद के कोट पर मौजूद चमकते तमगों के लालच में किया है। सेठ नाउ मिल अपनी यादाश्तों में लिखते हैं कि कैप्टन हिंद की लाश पहुंचने के बाद कर्नल सिपलर अपने नायब लेफ्टिनेंट लिक्की, जो इस वक्त हैदराबाद के सफारत खाने में नायब थे, को लिखा कि तालपुर हुक्मरानों से खलीफा चाकर की कराची हवालगी के लिए कहा जाए। लिक्की ने मीर नूर मोहम्मद पर दबाव डाला, जिसने एक खिदमतगार को शाह नूरानी भेजा खलीफा चाकर को काबू करके कराची छोनी भेजा जाए। गुल हसन कलमती लिखते हैं कि हैदराबाद के मीर लसबेला के जाम और कलात के खान अंग्रेजों की ताकत और असर रसूख से खौफजदा थे, क्योंकि अंग्रेजों ने मीरों के जरिए लसबेला के जाम और कलात के खान को ये पैगाम भेजा था कि अगर चाकर खान को अंग्रेजों के हवाले नहीं किया गया तो कलात और लसबेला पर हमला किया जाएगा। इस वक्त के कलमतियों के सरदार मलक इब्राहिम, झोंकियों के सरदार जाम मेहर अली और बर्फतों के सरदार मलक अहमद खान से भी इस सिलसिले में राब्ता किया गया। बाहोट हमजा खान कलमती जंगनामा में लिखते हैं कि फौजी छावनी खारादार और मीठादार के दरमियान थी। अंग्रेज खच्चरों पर सवार होते थे, चाकर कलमती भी खच्चर पर सवार थे और इस खच्चर पर ही कैप्टन की अहलिया को बिठाकर फरार हुए। रास्ते में उन्हें भूख और प्यास लगी। वो एक कुएं पर रुके, जहां पहले से एक मकामी शख्स मौजूद था जिसने पानी पिलाया और खाना दिया। उसको चाकर ने पूरी बात बताई। जब वो रवाना होने लगे तो उस शख्स ने सवाल किया कि अब आप कहां जा रहे हैं। चाकर ने उसे नहीं बताया और कहा कि किसी और को इनके बारे में ना बताए। जाम लसबेला ने अपने लोगों को तलाश करने के लिए कहा, जो इस शख्स तक पहुंचे और उसने पूरी कहानी बताई और बताया कि चाकर कलमती किस तरफ गए हैं। गुल हसन कलमती के मुताबिक चाकर जाम ऑफ लसबेला को बताए बगैर खान ऑफ कलात के पास जा पहुंचे और उन्हें तफसीलात से आगाह किया और कैप्टन हिंद की अहलिया को बतौर अमानत इनके हवाले किया और खुद हब की तरफ लौट आए। कलमतियों के सरदार मलक इब्राहिम कलमती ने खान ऑफ कलात से राब्ता किया और बताया कि अंग्रेजों ने वादा किया है कि अगर चाकर खान गिरफ्तारी पेश करें तो वो इन्हें नहीं मारेंगे। जिसके बाद खान ऑफ कलात के दरमियान में पड़ने पर चाकर ने कैप्टन हिंद की अहलिया को बाइज्जत तरीके से कराची भेजने पर रजामंदी जाहिर की और साथ में ये भी कहा है कि जब तक अंग्रेज कराची खाली नहीं करेंगे वो और इनके साथी हथियार नहीं डालेंगे और हमले जारी रखेंगे। गुल हसन कलमती लिखते हैं कि चाकर खान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो हब के छिछड़ी नामी इलाके में मौजूद थे। सरदारों ने मुज़ाकरात के बहाने बुलाकर धोखे से इन्हें गिरफ्तार कर लिया और सख्त पहरे में कराची में अंग्रेज कैंप भेज दिया गया। गुलाम रसूल कलमती लिखते हैं कि चाकर खान जब हब के इलाके में थे तो उस वक्त लसबेला के हाकम पर अंग्रेजों का दबाव था कि वो किसी भी सूरत में चाकर को गिरफ्तार करके इनके हवाले करें। दूसरी तरफ चट्ठा सरदार, जो अंग्रेजों के खास आदमी थे और इनसे वफादारी का अहद कर चुके थे और इनके लोग चाकर की तलाश में थे। चाकर खान की गिरफ्तारी में चट्ठा सरदार साहिब खान के किरदार को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुल हसन के मुताबिक नाउ मिल ने शाह नूरानी के इलाके के रहायशी चट्ठा कबीले के सरदार साहिब खान को कराची तलब किया। उनको मीर चाकर खान के खिलाफ मदद के लिए कहा। कराची के आसपास जागीर देने पर साहिब खान ने नाउ मिल का साथ देने का वादा किया। दूसरी जानब खान ऑफ कलात ने भी अपने जासूस चाकर के पीछे लगा दिए और इस तरह चाकर अपनों और गैरों के जाल में फंस गया। 5 माह के बाद जासूसों ने चाकर के हब के पार छिछड़ी वाले इलाके में मौजूद होने की इतला दी। चाकर और इनके साथियों का ठिकाना कराची के काठौड़ के इलाके में गोरियान पहाड़ में बनी हुई गारें थीं, जहां इनका घेराव किया गया। चाकर ने अपने साथियों को वहां से निकलने का कहा और खुद मुकाबला करने का फैसला किया। ताहम खान ऑफ कलात और दीगर सरदार मुज़ाकरात के लिए कूद पड़े और इस तरह मुज़ाकरात का झांसा देकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आंखों पर पट्टी बांध कर कराची छावनी लाया गया। नायो मिल अपनी यादाश्तों में लिखते हैं कि चाकर को कराची में अंग्रेजों की छावनी में पेश करके फौजी अदालत में मुकदमा
چلایا گیا۔ ان پر الزام ثابت ہوا اور فیصلہ کیا گیا ان کو اسی مقام پر پھانسی دی جائے جہاں کیپٹن ہنڈ کو قتل کیا گیا تھا۔ فوجی عدالت 3 افراد پر مشتمل تھی جن میں کرنل سپلر، میجر ڈونوہائی اور 9 مل شامل تھے۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ اس وقت کراچی میں میروں کی علمداری تھی۔ ان کا اپنا عدالتی نظام تھا، لیکن پھر بھی چاکر خان کو تالپور حکمرانوں کی عدالت میں پیش کرنے کی بجائے ایک فوجی عدالت قائم کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ یہ سندھ میں قائم ہونے والی پہلی فوجی عدالت تھی۔ چاکر سے بار بار ان کے شریک ملزمان کا پوچھا گیا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ کام انہوں نے اکیلے کیا ہے۔ 9 مل کی یادداشتوں میں کہیں بھی کیپٹن ہنڈ کی اہلیہ کے اغوا اور واپسی کا ذکر نہیں ملتا۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ جنرل ہنڈ کی اہلیہ کا بیان بھی لیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ چاکر خان اور کچھ وقت خان آف قلات کی پناہ میں رہیں، مگر اس دوران چاکر خان نے کبھی میلی آنکھ سے انہیں نہیں دیکھا۔ قبائلی سرداروں نے انگریز سرکار کو ان کا وعدہ یاد دلانے کا فیصلہ کیا، اگر چاکر گرفتار ہوئے تو ان کی زندگی بخش دی جائے گی۔ مقامی سرداروں نے خان آف قلات اور تالپور حکمرانوں پر دباؤ ڈالا کہ چاکر کو رہا کیا جائے، لیکن انگریز سرکار نے یہ جواب دیا کہ میر چاکر خود پیش نہیں ہوئے بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لہٰذا انہیں رہا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر انہیں رہا کیا گیا تو دیگر مزاحمت کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ چاکر سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی اونچی جگہ پر پھانسی دی جائے اور زندان سے لے کر پھانسی گھاٹ تک آنکھوں پر پٹی نہ باندھی جائے، تاکہ میں اپنی آخری سانس تک اپنی سرزمین کے درختوں اور مناظر کا نظارہ کر سکوں۔ ان کی یہ خواہش تسلیم کر لی گئی۔ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب ڈالمیا میں موجود پہاڑی پر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل کراچی آنے والے راستوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ رچرڈ برٹن نے سن 1851 میں لکھی گئی کتاب سندھ ایک اداس وادی میں ڈالمیا کی اس پہاڑی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چوٹی پر ایک لکڑا لگا ہوا ہے جو کہ ایک قبر کا نشان ہے۔ اس شخص کا نام فقیر تھا اور اس نے ایک انگریز افسر کو قتل کیا تھا، جس کے جرم میں انہیں یہاں پھانسی چڑھایا گیا تھا۔ مقامی لوگ ان کو غیبی طاقت والا شخص سمجھتے تھے اور ان کے زیر اثر کچھ لوگ ڈاکو بن گئے تھے۔ گل حسن کلمتی کے مطابق مقامی لوگوں نے پھانسی کی یاد میں پتھر رکھ کر لکڑا لگایا تھا۔ اس پہاڑی کا نام بھی چاکر سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ سن 1913 کے سروے کے نقشے میں اس جگہ کا نام جبل چاکر پھانسی موجود ہے، جو آج بھی چاکر پھانسی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سے ایک برساتی نالا بھی نکلتا ہے جو ملیر ندی میں شامل ہو جاتا ہے۔ غلام رسول کلمتی لکھتے ہیں کہ پہاڑی پر ایک تختہ گاڑ کر اس پر جھنڈا لگایا گیا اور اسے زیارت کی حیثیت حاصل ہو گئی اور اس پہاڑ کا نام چاکر پاہو رکھ دیا گیا۔ چاکر خان کی میت پہلے منگو پیر لے جائے گی اور پھر وہاں سے شاہ نورانی لے جا کر دفن کر دی گئی۔ چاکر خان کے خاندان کے لوگ آج بھی شاہ نورانی کے مجاور ہیں۔ کیپٹن ہنڈ کی تدفین بندر روڈ پر واقع مسیحیوں کے قبرستان میں کی گئی۔ گل حسن کلمتی کے مطابق یہ مسیحیوں کا پہلا قبرستان تھا جو جامعہ کلات سے پہلے اقبال سینٹر کے عقب میں واقع تھا، جس کا اب نام و نشان نہیں رہا۔ چاکر کلمتی کی پھانسی کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں۔ غلام رسول کلمتی لکھتے ہیں چاکر خان کی پھانسی کے 3 سال بعد انگریزوں کو ایک نئی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کا سرغنہ چاکر کلمتی کا پیروکار سائیں داد کلمتی تھا۔ ایک روز انگریز فوج کا ایک دستہ ملیر ندی پر گشت کر رہا تھا۔ ان پر حملہ کیا گیا۔ حملہ اور سائیں داد اور ان کے 4 ساتھی تھے۔ اس حملے میں 2 سپاہی مارے گئے اور سائیں بھی اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہوئے۔